नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। तो आपको पता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में थी और आज इस यात्रा का आखिरी दिन था। जो तय समय था भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, उससे पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म हो रही है। 13 मार्च को ये यात्रा खत्म हो जाएगी और आपको पता ही है कि 14 तारीख को हो सकता है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कर लिया जाए, क्योंकि जो तमाम जगहों से जो चुनाव आयोग की जो टीम्स गई हुई थी तैयारियों का जायजा लेने के लिए, उन्होंने वो जायजा ले लिया है। और बताया जा रहा है कि 14 तारीख वो तारीख है जब आपको पता चल जाएगा कि लोकसभा के चुनाव कितने चरणों में और किस तारीख को, किन किन तारीखों को होने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आज मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मध्य प्रदेश के जिस आदिवासी इलाके में मौजूद थे, जहां पर आज उन्होंने जमकर नरेंद्र मोदी सरकार को और नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब स्टेज पर मौजूद थे तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में, जो मैं एक शेर के अंदाज में उन्होंने जो बात कही वो आपके सामने रखना चाहूंगी। जो वादा किया उन उजालों का क्या हुआ, जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ। शाहों की सैर के लिए रास्ते बनाए गए, लेकिन हमारे पैर के छालों का क्या हुआ। यानी कि गरीब और अमीर की बढ़ती हुई खाई जो है उसके बारे में यहां पर कटाक्ष किया। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, वॉशिंग मशीन जिसमें सबके दाग धुल जाते हैं, उसकी उन्होंने बात की। बताया कि 45 साल में किस तरह से जो बेरोजगारी है और महंगाई है अपने पूरे चरम पर है। जिन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को घेरते आ रहे हैं, उन्हीं तमाम मुद्दों पर आज पलटवार किया है जमकर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने। सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज क्या कुछ कहा अपनी मध्य प्रदेश की इस रैली में, जिसका जवाब देना नरेंद्र मोदी को मुश्किल हो जाएगा। अगर मोदी है तो मुमकिन है, ये स्लोगन बहुत चलता है। तो मैं कहूंगा मोदी के जमाने में 45 सालों में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी कब हुई तो वो मोदी जी के जमाने में हुई। बढ़ती महंगाई सबसे ज्यादा कब हो गई, वो मोदी जी के जमाने में हुई। मोदी जी अमीर और गरीब में जो खाई है वो कम नहीं कर सके, क्योंकि वो चाहते ही नहीं। वो ये चाहते हैं कि अमीर अमीर हो जाए, गरीब गरीब हो जाए, यही उनका मंशा है। तो अभी आपने सुना, गरीब गरीब हो जाए और अमीर अमीर हो जाए, ये उनकी मंशा है। और इसके अलावा मोदी की गारंटी पे भी उन्होंने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि हमारी जो गारंटी है, चाहे वो हिमाचल में हमने की हो या फिर तेलंगाना में की हो, कर्नाटका में की हो, उन तमाम गारंटीज को हमने पूरा करके दिखाया है। लेकिन मोदी की जो गारंटी है वो छलावा है, वो धोखा है। उन्होंने 2 करोड़ नौकरियों से लेकर और किसानों की दुगनी आय से लेकर तमाम वो बातें रखी और उन पर पलटवार किया। मैं आपको ये भी बता दूं कि जल्द ही कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो आपके सामने आ सकता है। उसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 17 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी घोषणा पत्र की और अब पूरी मुकम्मल इसको कर लिया गया है, जिसमें महिलाओं से लेकर जातिगत जनगणना से लेकर ओबीसी से लेकर मुस्लिमों से लेकर बेरोजगार युवाओं से लेकर अग्निपथ योजना से लेकर उन तमाम चीजों पर घोषणा पत्र लाया जाएगा, जिस पर न सिर्फ मोदी सरकार को घेरा जाएगा, उन्हें आईना दिखाया जाएगा, बल्कि ये बताया जाएगा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो आपके कैसे आने वाले दिन के वारे न्यारे होने जा रहे हैं। सबसे पहले उसमें 30 लाख खाली पड़े सरकारी पदों को भरने का वादा, इसके अलावा 72,000 सालाना हर गरीब परिवार को देने का वादा, मनरेगा की जो दहाड़ी है उसको बढ़ाने का वादा, 6,000 रुपए महिलाओं को देने का वादा, पर मंथ महिलाओं को देने का वादा, सिलेंडर के दाम घटाने का वादा, अग्निवीर योजना जो है उसको बंद करने का वादा, इसके अलावा एमएसपी को कानूनी दर्जा देने का वादा, ओबीसी के लिए जातिगत आधारित जनगणना और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने का वादा, सचर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का वादा। ये वो चंद चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूं। लगभग 20 ऐसे वादे हैं, 20 ऐसे आपसे गारंटी आपको दी जाएंगी जो मोदी सरकार के जाने के बाद अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो आपके साथ किया जाएगा। वहीं
रोहित वेमुला, आपको पता है वो एक दलित छात्र जिसने आत्महत्या कर ली थी, उसके नाम से कड़ा कानून जो है वो लेकर आया जाएगा। और इसी तरह के तमाम आदिवासियों को, दलितों को, महिलाओं को, गरीबों को, बेरोजगारों को और अल्पसंख्यकों को, सबका ख्याल रखने के लिए ये घोषणा पत्र जल्द ही लेकर आने वाली है आपके सामने कांग्रेस। और यही वजह है आज उसकी बानगी मध्य प्रदेश में जो ये रैली, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो मध्य प्रदेश में समापन हुआ है, उस वक्त जो की गई उसमें वो तमाम बातें कहीं ना कहीं उसकी झलक दिखाई दी। मैं आपको ये भी बता दूं कि कल लोकसभा चुनाव में जो कैंडिडेट जो डिसाइड किए जाएंगे उसको लेकर सीईसी की कल बैठक जो है वो कांग्रेस की जाएगी। आपको पता है कि अब बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है आपके सामने जारी कर दी। हालांकि उनमें से कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम वापस ले लिए हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी जिनकी डिक्लेयर होती उससे पहले ही कह दिया कि भाई नहीं, हम इस डूबती कश्ती में नहीं बैठने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री लगातार बंगाल से लेकर बिहार, बिहार से लेकर बंगाल, बंगाल से लेकर बिहार, बिहार से लेकर बंगाल। आपको अजीब लग रहा होगा मैं ये बात इस तरह से क्यों बोल रही हूं, लेकिन वो यही करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि 370 का उन्होंने नारा दिया है, 400 पार एनडीए करेगा, लेकिन उनकी समझ नहीं आ रहा कि बटोरेंगे कैसे इन तमाम सीटों को। तो इसीलिए जहां जहां उनको पता है कि हालत बहुत खस्ता है, बहुत पतली है, जहां गुंजाइश है, उन तमाम राज्यों में जाया जा रहा है। आपको पता है कि आज प्रधानमंत्री जब पश्चिम बंगाल में मौजूद थे, सबसे ज्यादा अगर कोई मुद्दा उठा रहे हैं तो संदेश खली का है। वहां पर एक बार फिर से उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और वो 5 ऐसी महिलाओं से मिले जो वहां की विक्टिम हैं और वो भावुक हो गए। लेकिन ना उनको जो पहलवान महिला लड़कियां थी जो दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी रही, उनको देखकर उनके कभी आंखों में आंसू नहीं आए, उनका कभी दर्द उनको नहीं झलका। मणिपुर की उन महिलाओं को जिनको नग्न करके घुमाया गया, उनसे मिलने के लिए वो कभी नहीं गए, पहलवान बेटियों से मिलने के लिए वो कभी नहीं गए, उनका दर्द कभी उनके सीने में नहीं झलका। क्या वो पहलवान बेटियां और मणिपुर की जो वो महिलाएं थी, क्या वो उनका परिवार नहीं है जिस परिवार की बात वो बार बार अभी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जो भी मुद्दा उठाते हैं, जहां कहीं भी बात करते हैं, वो सिर्फ चुनावी फायदा लेने के लिए होता है, असलियत से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। और यही वजह है कि जो आंसू वो नकली आंसू बहा रहे हैं वहां जाकर, पश्चिम बंगाल में जाकर, वो मणिपुर और कानपुर में आपको पता है कि किस तरह से जो 2 नाबालिग बच्चों के साथ जो सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके बाद उन्होंने आत्महत्या की, उनको लेकर कभी एक शब्द उन्होंने नहीं बोला होगा। तो ये आंसू, ये सांत्वना कितनी दोगली है, ये आप इस बात से समझिए। और लगातार वो पश्चिम बंगाल में यही करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कितने नर्वस है, इसका अंदाजा इस बात से आप ये लगाइए। आपको पता है 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो तो फकीर हैं, झोला उठाकर आए हैं और निकल जाएंगे। अब फिर से उन्हीं तमाम बातों को वो दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। वही झोले की बात कि मैं कितना गरीब था, मैं तो फकीर था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, महिलाएं मुझे मिलती थी, कोई कहीं से खाना दे देता था, कोई कहीं से खाना दे देता था। तो आपको पता है जब हार सामने होती है या फिर कोई मुद्दा नहीं होता है, तभी नरेंद्र मोदी इन तमाम चीजों को उठाते हुए नजर आते हैं। ये ट्वीट आप उनका देख लीजिए, ये ट्वीट है भारतीय जनता पार्टी के हैंडल से ये किया गया है, जहां पर वो ये बताते हुए नजर आ रही हैं और कह रहे हैं कि आप ही मेरा परिवार हैं। क्योंकि आपको पता है लालू प्रसाद यादव ने जब से परिवार की बात कही है, तब से वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उनके इस हथकंडे की, उनके इस पूरे बबल की ही हवा निकल कर रह गई। और अब कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को ये लग रहा है कि ये तमाम बातें भी काम करती हुई नजर नहीं आ रही हैं, इसलिए फिर से वो अपनी फकीरी, झोला और इन तमाम चीजों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि 10 सालों में जो उन्होंने काम किए, जो वादे किए, जो जुमले साबित हुए दरअसल, और उन पर उन्हें बात करनी चाहिए थी कि हमने ये काम किया है, आप हमें वोट करिए। अब तक आपको पता है कि जब आचार संहिता लगने से पहले आपको पता है कि लगातार नरेंद्र मोदी योजनाएं जो है उसकी घोषणा कर रहे हैं, लगातार उनकी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। 10 साल में जो नहीं किया गया वो 15-20 दिन, 1 महीने में कर लिया जाएगा। और इससे ही ये साबित होता है कि कितनी नर्वस है बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, इसी पर आज हम बात करेंगे। जो कांग्रेस का घोषणा पत्र, संभावित घोषणा पत्र जो है, उसको किस तरह से देखा जाए, नरेंद्र मोदी जो बातें कर रहे हैं उसको किस तरह से देखा जाए, और आज जो हमला किया है
राहुल गांधी ने और उसके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसको कैसे देखे, लोकसभा के चुनाव में 2024 में इसका कितना असर हो सकता है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरे साथ डॉक्टर पूजा त्रिपाठी हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, मेरे साथ जुड़ गए हैं। पूजा जी, आपका स्वागत है। समीर आत्मज जी हैं मेरे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। और मेरे साथ सुनील शुक्ला जी हैं, जाना माना चेहरा है, सीनियर जर्नलिस्ट है, मेरे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। पूजा जी, मेरा सवाल आपसे यह है, जाहिर सी बात है आज हमने मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना और उसके साथ ही हमने राहुल गांधी को भी सुना, वही उन्होंने तमाम बातें यहाँ पर कही हैं, बीजेपी को उन्होंने घेरा है। अभी जो घोषणा पत्र है उसकी जो हमें एक तरह से बानगी देखने के लिए मिली है, उसमें वही तमाम वादे किए गए हैं जिन पर आप लगातार घेरते आए हैं बीजेपी को। कितना यकीन लोग कर पाएंगे उन वादों को, क्योंकि जो 72,000 की बात जो 2019 में आप लेकर आए थे, योजना राहुल गांधी लेकर आए थे, जिसमें 6,000 रुपए पर मंथ जो गरीब हैं उनके खाते में डाले जाएंगे, लेकिन वो उस तरह से लुभा नहीं पाया था। इस बार आप कितने आश्वस्त हैं? पिछली बार से इस बार में फर्क ये है कि पहले आप अकेले लड़े थे और इस बार इंडिया गठबंधन है। बुशरा जी, आश्वस्त तो देखिए कोई इलेक्शन में जाने तक नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि जिस तरीके से हम जनता के मुद्दों को बीच में उठा रहे हैं, आज जो देश का हाल है, हम देख रहे हैं कि पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए, आज युवा सड़क पर है, चाहे बीएचयू की गैंगरेप की घटना हो, चाहे कानपुर में 2 बच्चियों को लटका दिया गया हो। हम देख रहे हैं महिलाओं का क्या हाल है। आम महिलाएं तो छोड़िए, हमारे देश के ओलंपिक मेडल विजेता भी सड़कों पर घसीट दी जाती हैं और उन्हीं पर जिन पर चार्ज लगते जाते हैं वही प्रधानमंत्री मोदी का परिवार बनकर उसी कैबिनेट में रहते हैं। हम किसानों को देख रहे हैं किस तरह दिल्ली की किलेबंदी कर दी गई है। सिर्फ किसानों की एक डिमांड है एमएसपी पे, आप स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देंगे पर उनकी एडवाइस को आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उनको रोकने के हर संभव प्रयास करेंगे। इसमें किसानों की पिछले आंदोलन में 700 किसानों की हत्या हुई थी, अभी शुभकरण जी की हत्या हो गई है। यहाँ देख रहे हैं हम युवा, महिला, किसान और गरीबी का क्या, आज देश में 111 रैंक पे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 111 रैंक में। प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रही थी वेस्ट बंगाल में, वो कहते थे कि 10 साल तक वो झोला लेकर घूमते रहे, एक भी दिन भूखा नहीं सोना पड़ा, उन्हें कोई ना कोई खाना खिला ही देता था। उसी देश को आज प्रधानमंत्री, उसी देश के 10% जनता को आज प्रधानमंत्री भूखे सोने को मजबूर कर रहे हैं इस देश। और उसी देश में हमारे पास जो टॉप 5% के बिलियनर्स हैं, उनके इनकम में, उनकी संपदा में दिन दुनी रात चौगनी हो रही है। यही प्रधानमंत्री जी की वो 10 सालों की तपस्या का जो फल है, जो दे रहे हैं कि आज 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। तो मैं जब बात करती हूँ मुद्दों की, पूरी इंडिया अलायंस जब मुद्दों की बात करती है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, मोदी की खोखली गारंटी हो, जो प्रदेश दर प्रदेश, आप देखिए पिछले 2 हफ्तों में प्रधानमंत्री जी ने 8 राज्यों का ताबड़तोड़ दौरा किया है। सरकारी खर्चों पर आचार संहिता लगने से पहले भरपूर चुनाव प्रचार चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं गए। उनका 8,000 करोड़ का विमान मणिपुर नहीं पहुंच पाया, वो बिहार गया, बंगाल गया, झारखंड गया, केरला गया, तमिलनाडु गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी अभी तक मणिपुर नहीं पहुंचे। और मणिपुर में अभी भी हिंसा थमी नहीं, अभी भी कमांडोज को उनका हथियार रखवा दिया गया था 4 दिन पहले। तो जिस तरह की दोगली राजनीति ये देश देख रहा है, और उसी का मैं कहूंगी एंटीडोट नहीं, उसी के सारा हमारा जो घोषणा पत्र होगा वो उसी का प्रतिरूप होगा। आज हम युवाओं के आज मध्य प्रदेश में युवाओं को लेकर हम सबसे बड़ी घोषणा करने वाले हैं। उसके बाद किसानों पर हमने एमएसपी पे, राहुल जी ने कह ही दिया कि हम एमएसपी लेकर आएंगे। हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम करने की बात कर रहे हैं, हम हर वो मुद्दा उठा रहे हैं जिसको लोगों को इस राजनीति के केंद्र में आना चाहिए। राजनीति अब ये नहीं होनी चाहिए कि आपने मोदी को कुछ कह दिया तो पूरी की पूरी कैबिनेट मोदी का परिवार बन गई। वही लोग कन्नौज में 21 साल की ब्रिजेश पाल ने अपनी डिग्रियां जला के आत्महत्या कर ली, किसी ने नहीं लिखा कि मैं ब्रिजेश पाल का परिवार हूँ। 21 साल की वर्षा ने लखनऊ में पेपर लीक से त्रस्त होकर आत्महत्या कर ली, किसी ने नहीं लिखा कि मैं वर्षा का परिवार हूँ। तरुण ने अपने पूरे परिवार को जहर देकर, कानपुर के तरुण ने आत्महत्या कर ली, ले ऑफ होने से 6 महीने से बेरोजगार था वो, किसी ने नहीं लिखा मैं बेरोजगार तरुण का परिवार हूँ।
जिस तरीके की आत्म व्यक्ति पूजा का अमृत काल चल रहा है इस देश में, इस देश को उससे भी मुक्ति चाहिए, इस देश को मुद्दों की बात करनी चाहिए। कल एसबीआई ने कहा कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे को की जानकारी देने के लिए उन्हें 30 जून तक का समय चाहिए, तब तक इलेक्शन हो चुके होंगे। तो क्या एसबीआई भी अब लिख दे कि मैं मोदी का परिवार हूं? इस देश में अगर आज आप जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का हास हो रहा है, जिस तरीके से मुद्दों पे, हर मुद्दे पे ये सरकार विफल है। आप एक मुद्दा उठा के लाइए, वो सरकार विफल है। आप दूसरा मुद्दा, प्रधानमंत्री जी संदेश खली की औरतों से बात करते हैं, पर क्या प्रधानमंत्री ने एक बार भी फोन उठाकर उस आईआईटी बीएचयू के गैंग रेप की घटना से जो पीड़ित लड़की थी उससे बात की? नहीं। क्या प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी फोन उठाकर, क्या मुख्यमंत्री ने एक बार भी फोन उठाकर कानपुर में जिन 2 नाबालिग बच्चों को पेड़ से लटका दिया गया, उनके परिवार से बात करी? नहीं। प्रधानमंत्री जी ये नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी हर चीज को इलेक्शन के चश्मे से देखते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वो 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। हर वक्त वो प्रधान प्रचारक, वो भाजपा के प्रधान प्रचारक की भूमिका में हर सिर्फ और सिर्फ इलेक्शनरी करते हैं और कुछ नहीं करते। पटना के गांधी मैदान में बहुत सारे सवाल किए गए। तेजस्वी यादव जी ने जो नौकरियों का पिटारा खोल दिया, उन्होंने पूछा कि केंद्र सरकार 30 लाख भर्तियों पर क्यों बैठी हुई है? प्रधानमंत्री जी उस पर एक शब्द नहीं बोले। राहुल जी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया कि क्यों अंडर रिप्रेजेंटेड है ओबीसीज, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे कोई भी नौकरी हो, उस पे प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोले। पर प्रधानमंत्री जी 2 दिन 3 दिन से रो रहे हैं, देखिए मोदी जी को गाली दे दी, देखिए मोदी जी को गाली दी, मैं तो मोदी का परिवार हूं, देश मेरा परिवार। अरे अगर देश आपका परिवार है तो आप तो अपने परिवार के साथ ही विश्वासघात कर रहे हैं। आप अपने परिवार को ही भूखे मरने पे मजबूर कर रहे हैं। आप अपने परिवार का ही ध्यान नहीं रख रहे। आप ही के परिवार के युवा आज 48% बेरोजगारी के साथ सड़कों पे हैं। आप ही के परिवार की महिलाएं जो जिन पर दिन ब दिन हिंसा हो रही है, जिन पर दिन ब दिन रेप हो रहे हैं, वो आप ही के परिवार की महिलाएं, आप ही के परिवार के किसान हैं जिनको लाठियां खा रहे हैं, जिन पर आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। पर नहीं, मोदी जी इन सब की बात नहीं करेंगे। आप सब उनको सिंपैथी वेव दीजिए, उनको वोट दीजिए। सिर्फ वोट लेने के लिए वो उस कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन परफॉर्म एक नंबर का कोई काम धंधा, कोई पॉलिसी की, कोई देश के विकास की बात नहीं करेगा। सिर्फ बातें होंगी तो वही बैट खेला जाएगा। पिछली बार चौकीदार चोर है कि पिच पे खेला गया था, इस बार देखिए मेरे परिवार की बात कर दिए। आप सब मेरे परिवार हैं, पर कोई परिवार से उठ के पूछते कि भैया आप इस परिवार के लिए क्या करते हैं? पर नहीं, परिवार वो सिर्फ अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, विजय माल्या उनके परिवार है, और ईडी, सीबीआई, आईटी, एसबीआई के परिवार, वो किसी के परिवार नहीं। जी। तो जब हम जी बिल्कुल हम को उठाएंगे बुशरा जी, हम हर उस मुद्दे पर बात करेंगे। और कांग्रेस ने जब भी पहले कहा है तो कांग्रेस ने किया भी है। इस देश को नरेगा कांग्रेस ने दिया, इस देश को राइट टू इंफॉर्मेशन कांग्रेस ने दिया, राइट टू एजुकेशन कांग्रेस ने दिया, राइट टू हेल्थ कांग्रेस ने दिया है। तो जब कांग्रेस करती है तो पूरे रोड मैप के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ कहती है। इसी नरेगाओं को इन्होंने विफलताओं की स्मारक कहा था, जिसको आज इनको बढ़ाना पड़ रहा है। तो कांग्रेस हवा में बात नहीं करती इनकी तरह की 15 लाख अकाउंट में आ जाएंगे, काला धन वापस आ जाएगा, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, सबके सर पर पक्का छत होगा, इस तरीके की बात नहीं करती। कांग्रेस अगर प्रॉमिस करेगी अपने मैनिफेस्टो में तो पूरी तैयारी के साथ, पूरे रोड मैप के साथ, पूरी प्लानिंग, इकोनॉमिक फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ करेगी। और अभी बस अब बहुत जल्द आप हमारा घोषणा पत्र देखेंगे जिसमें हर वर्ग के लिए इस सरकार से राहत का घोषणा होंगी। जी बिल्कुल। तो देखना होगा कि घोषणा पत्र, हालांकि उसका ब्लूप्रिंट जो है लगभग सामने आ गया है कि कैसा दिखने जा रहा है घोषणा पत्र और आगे क्या होगा। मैं आपके पास लौटूंगी डॉक्टर पूजा। समीर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी हमने मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना, राहुल गांधी को सुना। राहुल गांधी अपनी वही बातें एक बार फिर से कहते हुए नजर आए, जहां पर वो जातिगत जनगणना, सामाजिक बराबरी की बात करते हैं। आदिवासी इलाके में है तो उन्होंने उस घटना की बात की जहां पर एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया गया था। वो एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे हैं कि वो गारंटी जो है वो दी जाएगी, कानूनी गारंटी, जातिगत जनगणना कराई जाएगी। और उन्होंने कहा कि हरित क्रांति और सफेद क्रांति जो हुई थी उसी तरह का ये क्रांतिकारी कदम है। तो क्या कहीं ना कहीं एक लकीर कांग्रेस खींचती हुई नजर आ रही है, और वही ब्लूप्रिंट जो हमने देखा, जो मुद्दे उठाते रहे हैं, वही तमाम मुद्दे उसी को घोषणा पत्र में शामिल किया गया है, जिसमें लगभग हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। खासतौर पर यहाँ पर अल्पसंख्यकों को सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो है वो नाफिज की जाएगी, या फिर रोहित वेमुला के नाम पर कानून बनाना, महिलाओं को 6,000 रुपए महीना देना, या फिर जो गरीब तबका है उसको 6,000 रुपए महीना देना, जो कि बहुत अच्छी स्कीम थी राहुल गांधी की, अगर वाकई में वो जमीन पर उतरती, जो लेकर आए थे वो 2019 में।
इसके अलावा एमएसपी को कानूनी दर्जा देना, 30 लाख जो नौकरियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं सरकारी, उनको बहाल करना, यानी कि बेरोजगारी, युवा, महिला, दलित, अल्पसंख्यक, यहां तक कि जो अग्निवीर जो योजना है उसको खत्म करना, वो तमाम चीजों का इसमें ख्याल रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ इमोशनल कार्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वो फिर से झोले पर वापस चले गए हैं, वो फिर से परिवार की बात कर रहे हैं, वो फिर से सिर्फ संदेश खली की औरतों तक की उनकी सिंपैथी सीमित है। उनको मणिपुर से लेकर, कानपुर से लेकर, हाथरस से लेकर और दिल्ली में बैठी पहलवान बेटियां, वो तमाम नजर नहीं आती है, वो उनका परिवार नहीं है। क्या ये तमाम चीजें कोई नैरेटिव, कोई परसेप्शन बना पा रही है लोकसभा में? अब ये परसेप्शन निश्चित तौर पर बनेगा और लोग इन चीजों को सुन रहे हैं, लेकिन ये जो आपने दोनों ही तरफ की जो बातें की, उन सारी चीजों का एक निचोड़ यही कहना चाहूंगा कि ये भी हैरानी की बात है कि जहां कांग्रेस पार्टी इस तरह से अपने चुनावी वायदों को, जो कि लोगों पर फोकस है, लोगों के कल्याण के लिए फोकस है, और इस तरीके से है कि वो ऐसा भी नहीं है कि आपको 5 किलो राशन दे दिया जाएगा या 500 रुपए दे दिए जाएंगे, 2000 रुपए दे दिए जाएंगे, नहीं। एक प्लानिंग के तहत उसको, उन योजनाओं को रखा जा रहा है। किसानों की एमएसपी की बात की जा रही है, जिसकी मांग आज तक वो कर रहे हैं और उसके लिए लाठी खा रहे हैं, गोली खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। दिल्ली में उनको आने नहीं दिया जा रहा है, जैसे कि वो दुश्मन देश से आ रहे हो कहीं से। इस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन उसी के बनिस्बत जब हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी या प्रधानमंत्री जी के उन बयानों को या उनकी कहानियों को लगातार ट्वीट कर रही है, और आप देखिएगा कि देखना क्या है, वो दिखाई भी पड़ रहा है कि अब वो खबरों की मुख्य धारा में अब वही चीजें चलेंगी कि प्रधानमंत्री जी ने झोला लेकर के वो टहले थे और ये किए थे। वही सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि लोगों की समझ किस तरीके से हो गई है, या बीजेपी किस तरह से या सरकार उसको समझ रही है कि हमने लोगों की समझ को किस स्तर पर ले जाकर के छोड़ दिया है कि वो इन सारे मुद्दों, इन सब मुद्दों से परेशान सब है। ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी से कोई एक खास कम्युनिटी परेशान है, बेरोजगारी से सब लोग परेशान है। महंगाई हुई है तो महंगाई से सारे लोग परेशान है, हम आप भी परेशान है और दूसरे लोग भी परेशान है, वो चाहे किसी कम्युनिटी के हो, चाहे किसी नौकरी वाले हो, चाहे किसी भी वर्ग वाले हो। एकदम उच्च वर्ग को अगर आप छोड़ दीजिए तो मध्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग भी जो है वो महंगाई से बहुत परेशान है, क्योंकि हर चीजें महंगी हो जाती हैं और उसकी इनकम का सोर्स जो है वो लिमिटेड ही है। केवल मैं कुछ एक की बात नहीं कर रहा हूं कि जो कि मतलब अब किसी की चर्चा क्या करना कि जो जिनके लिए पैसों का कोई मूल्य नहीं होता है, इसलिए कि वो कमाए भी उसी तरीके से रहते हैं तो खर्च भी उसी तरीके से कर देते हैं। लेकिन वो एक बहुत छोटा सा क्लास है और हम उस क्लास की बात कर रहे हैं कि जो एक बड़ा वर्ग है समुदाय का, समाज का। पर ये उस लोगों की सोच को यहां तक पहुंचा चुके हैं, या बीजेपी को और प्रधानमंत्री जी को ये पता है कि हमने लोगों को इस सोच को वहां तक पहुंचा दिया है जो विपक्षी पार्टी के इन वादों को, मुद्दों को, चुनावी मुद्दों को वो नजरअंदाज कर देगा और वो हमारी इस बात को सुनेगा कि हमने चाय बेची थी, कि हम झोला लेकर के टहले थे, कि हमने मगरमच्छ को मारा था, कि हमने क्या किया था, क्या नहीं किया था, जो बातें पिछले 10-12 साल से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती है कि क्या लोगों का जो सोचने का स्तर है वास्तव में वहीं पहुंच गया है, या बीजेपी को इस बात का कॉन्फिडेंस है कि हमने इस 10 साल में लोगों की सोच के स्तर को वहां ला करके छोड़ दिया है। और लोग, ये अजीब सी बात है, और मैं देखता हूं कि बहुत सारे जर्नलिस्ट भी हैं जो सो कॉल्ड अपने को कहते हैं, और उनमें से कई लोग रहे भी हैं, पत्रकारिता उन्होंने की है, कि जब वो संदेश खाली के बारे में कोई चीज कह रहे हैं तो उनसे ज्यादा 10 गुना प्रोएक्टिव होकर के वो कहने लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अगर किसी मुद्दे पर चुप हो गए हैं तो वो लोग भी उस पर शांत हो जाएंगे। ये बड़ी हैरानी वाली बात होती है कि इसको देख करके। अब आप देखिए कि संदेश खाली में वही बोल रहे हैं। कल से आपने एक वीडियो देखा होगा उत्तराखंड का, अंकिता भंडारी का जो मर्डर हुआ, अभी तक उस केस में नहीं ये बता पा रहे हैं कि क्यों हुआ। उनके माँ बाप, पेरेंट्स जो हैं
वो सीधे सीधे बीजेपी और आरएसएस के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो धरना दे रहे हैं, तो उनके समर्थन में कुछ लोग धरना दे रहे हैं, तो उनको देर रात घसीट करके और ले जा करके उनके खिलाफ, एक जर्नलिस्ट भी है वो भी उसमें उसके लिए है, जो जस्टिस फॉर अंकिता का एक कैंपेन है या उसके तहत वो लोग वहां पे डिमांड कर रहे हैं कि उसके साथ जस्टिस होना चाहिए, उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगा करके और ले जा करके उसको जेल में आधी रात को जो है वो वहां से लेकर के भाग गए। अब इन सारी चीजों पर क्या प्रधानमंत्री जी ने एक भी बार अपने मुख्यमंत्री को फोन करके पूछा होगा? मुझको तो नहीं लगता है। चाहते हैं, और ये लोग ये भी चाहते हैं कि इस तरह की खबरें, इस तरह की बातें जो है वो बाहर निकल करके भी ना आए। पहली बात तो ऐसी कोई घटना होने ही ना पाए, और दूसरी बात अगर ये हो जाती है तो बाहर निकल करके न आए। पिछले कई बार हम कितनी घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं कि लोग यूपी में भी और दूसरे जो स्टेट्स हैं वहां भी, कि अपनी FIR दर्ज कराने के लिए लोगों को इतने पापड़ बेलने पड़े कि वो फिर भी नहीं वो दर्ज करा पाए, और मजबूरन उनको अपने शरीर का नुकसान करना पड़ा। किसी ने सुसाइड कर लिया। एक दिन पहले की बात है कि एक व्यक्ति जो है उसने अपने को आग लगा ली। मतलब ये मेरे कहने का मतलब कि ये कोई अच्छी बात नहीं कि कोई सुसाइड कर ले, इसके लिए उसको लड़ना चाहिए। जो लोग लड़ते हैं मैं उनकी तारीफ करता हूं, उनके समर्थन में हूं, लेकिन हर व्यक्ति इतना मजबूत नहीं होता है। FIR जैसी छोटी सी चीज को, जो कि सबके लिए एक तरह से सबका अधिकार है कि अगर किसी का उत्पीड़न हुआ है, कोई परेशान हुआ है, उसकी कोई दिक्कत है, उसका कुछ चोरी हुआ है, उसके साथ किसी ने अभद्रता की है, तो वो पुलिस में जाकर के, ये उसका पहला राइट होता है कि वो दर्ज कराए, और पुलिस का ये कर्तव्य है कि दर्ज करना चाहिए। लेकिन उनकी FIR तक दर्ज नहीं होती है, और उसमें कई बार ये होता है कि इस तरह की घटनाएं हम लोगों को सामने देखने को मिलती हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव के समय ये इस तरह की जब बातें की जाती हैं तो देखने में, सुनने में तो बड़ी हास्यास्पद लगती हैं, लेकिन मुझको लगता है कि ऐसे लोग इस तरह से क्यों सोचने लगे हैं कि उनके जो नीति निर्धारक बने वो उनको ऐसी बातों में बहका दे, और दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टियां हैं, अगर वो उनके लिए प्रॉपरली अपना चुनावी घोषणा पत्र ये ला रही हो कि आपको हम रोजगार देंगे और परीक्षाएं जो हो रही हैं उनको हम समुचित तरीके से कराएंगे, या जो भी उनके फायदे की चीजें हैं उनको लेकर के आ रहे हैं, और ऐसी पार्टी लेकर के आ रही है जिसने अपने चुनावी घोषणा पत्र पर अमल किया है। आपको याद होगा कि जो पिछले दिनों, पिछले कुछ सालों से चल रही थी जो ओल्ड पेंशन स्कीम को, कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था, और जहां वो आई वहां पर उन्होंने उसको लागू किया, या दूसरी पार्टी की सरकारों ने भी वादा किया था। कुछ जगह वो पार्टियां हारी, कुछ जगह जीती, तो उन्होंने भी, जैसे आम आदमी पार्टी ने उसको किया। तो ये इन सब चीजों को, ये जिनके लिए ये कांग्रेस पार्टी या जो भी दूसरी पार्टी कर रही है, ये मतदाताओं को, लोगों को खुद ही देखना होगा और समझना होगा कि आखिर हमारे फायदे की चीज कौन सी है। किसी पार्टी का नेता, उसका बचपन बीता, उसकी युवावस्था कैसे बीती, वो महत्वपूर्ण है, कि उसने हमारे लिए किया क्या है, वो महत्वपूर्ण है। जब इसका समझने का, जब ये लोगों का जो मानसिक स्तर है, अगर वो अपने ढंग से उन्होंने काम किया तब तो ठीक है। अदरवाइज जैसा कि बीजेपी को विश्वास है कि वो इस तरह की चीजों को देख करके लोगों को लुभा लेंगे, और दूसरा व्यक्ति जो है ऐसे घोषणा पत्र वाली चीजों पर ध्यान नहीं देगा, तब फिर तो कोई बात ही नहीं है। फिर इस जाहिर सी बात है कि ऐसे ही नैरेटिव जिस पार्टी को फायदा हो रहा होगा चलाती रहेगी, उसको उसी में मजा आ रहा है, क्योंकि उसको लाभ दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। लेकिन सुनील शुक्ला जी, अगर अभी की हम बात करते हैं, अगर जाहिर सी बात है अभी कांग्रेस के घोषणा पत्र की हम बात करें, क्योंकि इसका एक ब्लूप्रिंट हमारे सामने आ गया है। अपना घोषणा पत्र बीजेपी भी लेकर आएगी, लेकिन जब बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र की कंपैरिजन किया जाएगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जहां जहां, चाहे कर्नाटका की बात करें, हिमाचल की बात करें, तेलंगाना की बात करें, राजस्थान में जब सरकार थी, या फिर छत्तीसगढ़ में जब सरकार थी, जो वादे किए गए थे, कम से कम घोषणा पत्र इससे पहले लफाजी की तरह लगते थे कि घोषणा पत्र एक लंबा चौड़ा वादों का एक सिलसिला है, जो जिसमें से मैक्सिमम जो है वो पूरे नहीं हो पाते हैं, और फिर से आप एक और घोषणा पत्र ले आते हैं। लेकिन कांग्रेस ने ये करके दिखाया कि वो घोषणा पत्र लाते हैं, वो गारंटीज की बात करते हैं, और उनमें से ज्यादातर को पूरा करके दिखाते हैं। क्या ये जो कांग्रेस की गारंटीज हैं,
क्या बीजेपी की गारंटी पर भारी पड़ेंगी? आपको लगता है कि 10 साल की सरकार को लोगों ने देख लिया है, राज्यों की सरकारों को भी देख लिया है लोगों ने, तो यकीन जो है वो कांग्रेस की गारंटीज पर ज्यादा होगा, क्योंकि जो कांग्रेस की गारंटी है वो दरअसल जो बीजेपी ने लोगों को धोखा दिया है उसके एक तरह से काट है वो तमाम चीजें जो लेकर आई गई हैं, जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, चाहे चिरंजीवी की बात करें, चाहे ओल्ड पेंशन की बात करें, इसमें चाहे महिलाओं की बात करें या फिर अग्निवीर की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, लगभग वो तमाम मुद्दे हैं जिससे देश फिलहाल त्रस्त है। धन्यवाद उषा जी। अगर 2014 में और 2019 में जो वायदे किए गए थे सरकार के द्वारा, अगर वो पूरे हो गए हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र होगा उसके ऊपर लोग विश्वास कर लेंगे। 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को आश्वासन दिए थे, अगर उन आश्वासनों को इस सरकार ने पूरे कर दिए हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के का जो घोषणा पत्र होगा या जो आज जो बातें कही जा रही हैं उन पर लोग विश्वास करेंगे। अगर किसानों की आय दुगनी हो गई होगी तो स्वाभाविक किसान उनके ऊपर विश्वास करेंगे। अगर युवाओं को 2 करोड़ की प्रतिवर्ष जो रोजगार देने का वायदा था अगर वो पूरा हो गया है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के आश्वासनों पर लोग भरोसा करेंगे। और अगर नहीं हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि लोग भरोसा करेंगे उसमें। आप जब विपक्ष में होते हैं और सत्ता के दावेदार होते हैं, लोगों को जो आप सपने दिखाते हैं, जो वादे करते हैं, जो आश्वासन देते हैं, लोग उस पर भरोसा करते हैं अगर उन्हें बदलाव की चाह होती है। लेकिन सत्ता में रहने के 10 सालों के बाद अगर आप अपने जिम्मेदारियों से या अपने आपके ऊपर जो दायित्व था उस दायित्व को अगर आपने पूरा नहीं किया है तो उसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। अब नए वादों से काम नहीं चलने वाला है। आज सरकार अपने 2014 के वादों का उल्लेख नहीं करती, आज सरकार 2019 के वादों का उल्लेख नहीं करती, अब नए नए वादे कर रही है, नई नई गारंटियां दे रही है। उन गारंटियों पे सहज विश्वास करना मुझे लगता है कि आम आदमी को सुविधा होगी। कांग्रेस ने, और मेरा अपना भी मानना है कि वही घोषणा पत्र विश्वसनीय होगा जो जनता के जीवन से जुड़े हुए सवालों का समाधान करता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर आप बेरोजगारी की बात करेंगे, अगर आप महंगाई की बात करेंगे, अगर आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे, आर्थिक रूप से विपन्न विद्यार्थियों के अच्छे बेहतर शिक्षा देने की बात करेंगे, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करेंगे, व्यापार को सुगम बनाएंगे, अर्थव्यवस्था बेहतर बनाने का वादा करेंगे और करते हुए दिखेंगे, तो मुझे लगता है कि उन्हीं घोषणा पत्रों पर लोग विश्वास करेंगे। अन्यथा अब आप नए नई बातों से, नए नए आश्वासनों से आप लोगों का मन अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। अगर सरकार नए वादे करने लगे, नई गारंटियां देने लगे और ये सोच ले कि जो पुरानी गारंटियां थी, जो पुराने आश्वासन थे, लोग उसको भूल गए होंगे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। लोग सरकार से उनके द्वारा किए गए कार्यों का जवाब पूछते हैं। लोग सरकारों से उन आश्वासनों के बारे में पूछते हैं जो आश्वासन उन्होंने उनको दिए थे। आपने एक नया भारत बनाने का एक सपना दिखाया था लोगों को, क्या वो नया भारत बनता हुआ दिख रहा है? क्या हम एक विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं? क्या विकसित भारत बनाने के लिए, नया भारत बनाने के लिए कोई कदम आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है? और अगर नहीं दिख रहा है तो निश्चित रूप से आप लोग भरोसा, उनका और भरोसा बढ़ेगा। नहीं दिख रहा है तो आपकी विश्वसनीयता घटेगी, और जब विश्वसनीयता घटेगी तो आपके द्वारा दिए जा रहे आश्वासन और आपकी पार्टी के द्वारा जारी की जा रहे घोषणा पत्र लोगों के भीतर विश्वास नहीं पैदा कर सकते। आप अगर संदेश, सुनील शुक्ला जी, इसी से जुड़ा मेरा सवाल, क्योंकि मैं जोड़ना चाह रही थी पहले भी कि अगर एक तो बात ये रही कि आपने एक अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि भाई अगर किया होगा तो लोग दोबारा से विश्वास करेंगे, और जाहिर सी बात है हमें पता है कि ये सब जुमले साबित हुए हैं। लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी जो करते हुए नजर आ रहे हैं, जो परिवार मेरा परिवार की बात हो या फिर जो संदेश खली का जिस तरह से मुद्दा उठा रहे हैं, जो वहां पर जाके इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, जो झोला उठाने की ये तमाम बातें जो कर रहे हैं, इससे आपको क्या प्रतीत हो रहा है? आखिर ये तमाम बातें फिर से 2014-2019 वाली और खासतौर पर 2014 वाली बातें फिर से रिपीट करते हुए क्यों नजर आ रही हैं? क्या उनको ये लग गया है कि जो काम तो किया नहीं है, एक बार फिर से यही सब करके लोगों को अपनी तरफ लाया जाए? अगर आप किसी को भी अपना चुनाव प्रचार करने का कोई भी तरीका अपनाने का अधिकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं।
लेकिन 2014 से लेकर के 2024 के बीच में आपके कंधे पर झोला तो नहीं दिखाई पड़ा। झोला वाले साथी भी आपको नहीं दिखाई पड़े। कौन साथी दिखाई पड़े आपको? अगर झोला वाले साथी आपको दिखाई पड़ते, या आपने कहा कि हमें कभी भी भूखा नहीं रहना नहीं पड़ा, तो उन लोगों की चिंता आपके पास होती। आज आप जिन लोगों ने आपको भूखा नहीं रहने दिया, तो उन लोगों को 1 साल तक आंदोलन करना पड़ा हो, ये तो आप ही के देश में हुआ। आज वही किसान फिर सड़क पे आ गए हैं, उनको फिर आंदोलन करना पड़ रहा है। तो वो कौन लोग हैं जिनके साथ आप झोला लेके घूम रहे थे? आज तो आप उनके साथ दिखाई पड़ते हैं जिनके पास थैलियां हैं। थैलिए वालों के साथ घूम करके अपने आप को झोला वाला आप नहीं बता सकते, ये संभव नहीं है। संदेश खाली की बात करके आप मणिपुर की महिलाओं की उपेक्षा नहीं कर सकते। आप उन्नाव में जो घटना हुई, हाथरस में जो घटना हुई, उसके अपन देखिए नहीं कर सकते। जिन महिलाओं ने, जिन छोटी बच्चियों ने आत्महत्या कर ली, आप उस सवाल से बच नहीं सकते। आप जिस अंकिता भंडारी की हत्या हो गई थी उत्तराखंड में, उनके अपराधियों को बचा नहीं सकते। आप कितनी बात कर लें, आपको हक है कहने का कि मैं झोला लेके घूमता था और मेरे पास आज झोला ही बचा हुआ है। अगर इस देश के लोग आज भी आपको झोले में कोई देख रहा होगा तो आपकी बात पे यकीन कर लेगा। क्या आज आपको झोले में देख रहा है वो? क्या आपको उन झोले वालों के साथ देख रहा है? क्या झोले वालों के हितों की पूर्ति करते हुए आपको दिख रहा है? क्या जो झोले वाले लोग हैं उन लोगों के बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा की चिंता करते हुए आपको दिख रहा है? आप किसानों की कर्ज माफी के लिए तैयार नहीं है और थैली शाहों के अरबों रुपए माफ करने के लिए आप तैयार हैं, तो किस दौर में आप झोला वालों के साथ थे? ये तो सवाल पूछा जाएगा। 2014 में लोग इसको विश्वास करते, इसमें कोई दुराई नहीं है। और विश्वास के कारण भी थे कि लोगों को एक बदलाव की उम्मीद थी और ये लग रहा था कि आप एक नए भारत का निर्माण की बात कर रहे हैं और नए भारत के निर्माण की तरफ यह देश आगे बढ़ेगा। आप ये कहते थे कि महंगाई की मार बहुत हो चुकी। आपने ये कहा था कि जब रुपए का मूल्य गिरता है तो देश का स्वाभिमान गिरता है। आपसे उम्मीद की जा रही थी कि स्वाभिमान को आप बचा कर रखेंगे। आज आप उस विषय बात ही नहीं करते। आपने कहा था कि हम काला धन लाएंगे, काला धन पर चर्चा ही नहीं होती। अगर आज ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से काले धन को खपाया जा सकता है, तो आप चुप हो जाते हैं। आप ये आगे कहिए कि नहीं साहब, काला धन लाने का हमने सपना दिया था और हम काले धन का उपयोग नहीं होने देंगे, हमने ये कार्रवाइयां की। क्या आप पारदर्शिता की अवहेलना करके, अगर आप आर्थिक लेन देन में पारदर्शिता के खिलाफ कोई निर्णय लेकर के आप काले धन से लड़ाई लड़ सकते हैं क्या? क्या इस देश की आम जनता इस बात को नहीं महसूस करती, नहीं जानती? अगर मेरा अपना मानना यह है कि वही सरकार, वही राजनीतिक दल लोगों को विश्वास हासिल कर पाएगा। अब दोनों राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बीजेपी का 10 साल का शासन लोगों के सामने है और कांग्रेस का जो हाल में उनकी सरकारें हैं विभिन्न राज्यों में, वो भी लोगों के सामने है। अगर आप जनता के हित में खड़े दिखाई पड़ते हैं, जनता के रोजी रोजगार से जुड़े हुए सवालों का समाधान करते हुए दिखाई पड़ेंगे, निश्चित रूप से लोग आपके साथ खड़े होंगे। भावनात्मक मुद्दे पर काम नहीं आने वाले हैं। आप एक ही मसले पर, महिलाओं के उत्पीड़न के ही मामले पर, महिलाओं के खिलाफ हो रहे हिंसा को लेकर के अगर आपका दो तरह का रवैया होगा तो लोग आपकी बात पे यकीन नहीं करेंगे। महिलाओं के प्रति हिंसा मणिपुर में हुई है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा संदेश खाली में भी हुई है। दोनों मुद्दे साफ साफ है। अगर राजनीतिक लाभ के लिए अगर आप मुद्दों को उठाएंगे तो लोग अब आपको राजनीतिक लाभ देने के लिए तैयार नहीं होंगे। लोग आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपका रवैया, आपका दृष्टिकोण हर नागरिक के लिए बराबर का होगा। ये नहीं चलने वाला है। लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि अगर आपको संदेश खाली का मुद्दा उठाने से आपको राजनीतिक लाभ मिलता है तो आप उनके महिलाओं से मुलाकात करेंगे और मणिपुर की महिलाओं से बात भी नहीं करेंगे, वहां जाएंगे भी नहीं, शांति की अपील भी नहीं करेंगे, सरकार के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करेंगे। ये तो नहीं चलने वाला। अगर अंकिता भंडारी के हत्यारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और संदेश खाली के नाम पे आप खड़े हो जाएंगे तो आपके इस रवैये को लोग ये मानेंगे कि आपका एक केवल राजनीतिक दृष्टिकोण है। महिलाओं के हिंसा के प्रति आपका कठोर रवैया है या नहीं है। अगर आपको भ्रष्टाचार के मामले में
कुछ ही लोग भ्रष्टाचारी दिखाई पड़ेंगे, अपने दल का कोई भी व्यक्ति आपको भ्रष्टाचारी नहीं दिखाई पड़ेगा, या जिनके ऊपर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं वो लोग अगर आपके दल में शामिल हो जाएंगे और भ्रष्टाचार के मामले खत्म हो जाएंगे तो फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ आपका जीरो टॉलरेंस की बात नहीं स्वीकार की जाएगी। जनता के बीच में संदेश नहीं जाता। अगर आप अपनी बात पे कायम रहे हैं, उन पे काम करते हुए आप दिखे हैं, उनके प्रति प्रतिबद्धता आपकी दिखी है, झोला वालों के साथ खड़े दिखाई पड़े हैं, निश्चित रूप से आपकी जय जयकार होगी। नहीं रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इस देश के लोगों को या आम आदमी को इसकी समझ नहीं होती कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, कौन राजनीतिक लाभ के लिए कहा जा रहा है और कौन सा राजनीतिक लाभ के लिए नहीं कहा जा रहा है। आप परिवारवाद पे हमला करेंगे और परिवारवादी पार्टियों को अपने साथ जोड़ भी लेंगे। कौन सी बात आपकी मानी जाएगी? दो ही बातें हो सकती हैं, या तो आप परिवारवाद के खिलाफ हैं या परिवारवादी खिलाफ नहीं है। अगर परिवारवादी पार्टियां आपके साथ आ जाएं तो परिवारवादी नहीं है। आपके आपकी पार्टी के बड़े नेताओं के परिजनों को अगर चुनाव एक परिवार के दो तीन लोगों को चुनाव में उतार दिया जाए तब आपको परिवारवाद नजर नहीं आता, बाकी का परिवारवाद नजर आता है। और ऐसे परिवार जो कभी चुनाव नहीं हारे, जनता के समर्थन से वो राजनीति में है, बैकडोर से तो राजनीति कर नहीं रहे हैं। तो अब सभी चीजें ऐसा है कि आज अब 10 सालों के बाद 2014 में निश्चित रूप से आपकी बातों पे लोग विश्वास करने के लिए उत्साहपूर्वक आ गया है। वो एक परिवर्तन की इच्छा थी लोगों के मन में। लेकिन अगर परिवर्तन के लक्ष्य नहीं पाए गए, अगर परिवर्तन की तरफ यह सरकार जाती हुई नहीं दिखी, दिए गए आश्वासनों को पूरी करती हुई नहीं दिखी, तो नई बातों से आप पुराने बातों को ढक नहीं सकते। नए आश्वासनों से आप अपने पुराने वादों से मुकर नहीं सकते। आपको अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ेगी और जो अगर उनमें आपको विफलताएं हाथ लगी हैं तो उसका राजनीतिक कीमत भी आपको अदा करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और यही सबसे बड़ा अभी चैलेंज कांग्रेस के लिए भी है कि वो जो वादे कर रही है, जो घोषणा पत्र लेकर आ रही है, ये जिन बातों को लगातार राहुल गांधी उठाते आ रहे हैं, वो कैसे लोगों के घर में, लोगों के जहन में और दिल में वो घर करें बातें, ताकि लोकसभा का जो चुनाव है 2024 का, तब तक ये एक परसेप्शन, ये एक मूड जो है वो देश का बना रहे। क्यों अगर कांग्रेस से चाहती है कि उनके हक में, जाहिर सी बात है, चाहती है कि उनके हक में वोट हो, इंडिया गठबंधन के हक में वोट हो। सवाल मेरा ये है डॉक्टर पूजा कि हमने देखा कि 10 लाख से ज्यादा लोग पटना के उस गांधी मैदान में उमड़े और जाहिर सी बात है कि उसके बाद से ही एक नैरेटिव मेरा परिवार का बनाया गया ताकि उसकी जो पावर थी उसको कम किया जा सके। और ये हर बार हमने देखा है, जब भी इंडिया गठबंधन की कोई बैठक हो, कोई मीटिंग हो, या फिर कभी जब नाम डिसाइड किया जा रहा था, जब भी कोई बड़ी बात आती है, एक परसेप्शन आपके लिए बनता हुआ नजर आता है, तभी कोई ना कोई काट जो है वो लेकर आई जाती है। मेरा सवाल ये है आपसे कि वो जो हमने इंडिया गठबंधन की बैठक देखी, हालांकि वो जो यात्रा थी उसका समापन था जहां तमाम नेता शामिल हुए थे, अब हम इसमें कब और ज्यादा रैलियां और धार हम देखेंगे? क्योंकि अभी हम जो देख रहे हैं वो ज्यादातर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद हो रही रैलियां देख रहे हैं, चुनावी रैलियां, इंडिया गठबंधन की रैलियां, उनके लिए बनता हुआ वो जोश, उनके लिए उमड़ती हुई वो भीड़, वो सब ही कोई बदलाव की तरफ आगे बढ़ सकती है, क्योंकि राजनीति परसेप्शन का खेल है। और जैसे इंडिया अलायंस की, मुझे लगता है कि जैसे जैसे कैंडिडेट की लिस्ट आएगी, कल भी सीसी की बैठक है, कल भी हमारे कैंडिडेट डिसाइड होंगे, तो जैसे जैसे कैंडिडेट की लिस्ट आएगी, अब गांधी मैदान ने इसका घोषणा शंखनाद कर दिया है इंडिया अलायंस की बैठक की, और हमने देखा कितनी अभूतपूर्व भीड़ थी। पूरा का पूरा बिहार एक तरीके से गांधी मैदान में आया हुआ था। तो अब धीरे धीरे ज्वाइंट रैलीज होंगी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी अपने समापन की ओर है, हमारे मैनिफेस्टो भी आएगा, सुन रही हूँ कि 14-15 तारीख को इलेक्शंस अनाउंस होने वाले हैं, और जिसमें जितनी तेजी आएगी अब कोई रोक नहीं सकता। अब सारी जितनी भी डिफरेंसेस थी सीट शेयरिंग को लेकर, सब कुछ मिटा दी गए हैं, सारे सब पे सहमति हो गई है, कैंडिडेट्स पे भी अब बिल्कुल सहमति हो जाएगी। और अब मुझे लगता है कि अब जॉइंट रैलीज आने वाले फ्यूचर हफ्तों में आप जॉइंट रैलीज और जॉइंट रैलीज ही देखेंगे, क्योंकि गांधी मैदान से तो इसका शंखनाद हो चुका है। जी, ये अभी खबर आ रही है, जो जिला अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के प्रदीप सिंघल, उन्होंने कहा है, वो दिल्ली में आए थे, मीटिंग हुई थी
और उनका कहना है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अमेठी और रायबरेली दो एक ऐसी सीट है जिसको लेकर लोगों को बहुत इंटरेस्ट है। जब से सोनिया गांधी ने वो सीट छोड़ी है, लोगों को लग रहा है रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ेंगी, अमेठी से राहुल गांधी लड़ सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से वायनाड से एनी राजा जो हैं उन्होंने वो लड़ने के लिए जा रही हैं। दबाव ये बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी वहां से उस सीट को छोड़े। तो क्या कुछ हम आगे होता देखेंगे? क्या कुछ अभी आप बता पाएंगी डॉक्टर पूजा? क्योंकि प्रदीप सिंघल तो कह रहे हैं कि अमेठी से लड़ेंगे राहुल गांधी, और रायबरेली में पोस्टर लगा दिए गए हैं कि यहाँ से प्रियंका गांधी लड़े। ये पुकार है वहां के लोगों की या आपके वहां के कार्यकर्ताओं की? ये पुकार भी नहीं है बुशरा जी, ये प्यार है उनका कि वो गांधी परिवार से चाहते हैं कोई ना कोई लड़े, और ये गांधी परिवार के प्रति उनका सम्मान है, और सम्मान को उसके सम्मान की पूरी सम्मान मैं करती हूँ। पर जो आपके सूत्र है वही हमारे भी सूत्र हैं। ये बस इंडिविजुअल कमेंट्स आ रहे हैं हवा में, कोई अमेठी से लड़ रहा है, कोई रायबरेली से लड़ रहा है। कल हमारी सीसी बैठ रही है शाम को 6 बजे, और कल कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल होगी, और अगर राहुल जी अमेठी से लड़ेंगे, अगर प्रियंका जी रायबरेली से लेंगी, तो सबके सामने होगा वैसे ही जैसे आपके और मेरे सामने होगा। ना मुझे इस बारे में कोई जानकारी है ना पार्टी को। मुझे लगता है ये इंडिविजुअल कमेंट्स और ये लोगों का अति उत्साह है, और मुझे लगता है कि डिमांड है, पर बहुत सारी चीजों को कंसिडर करेगी। तो कल सिर्फ मीटिंग है, कल सिर्फ मीटिंग है या फिर हम जी कल कैंडिडेट पे डिलिब्रेशन है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल कैंडिडेट लिस्ट भी आएगी, पहली लिस्ट, पर कल कई राज्यों पर कैंडिडेट का डिलिब्रेशन के लिए सीसी बैठ रही है। चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि जल्द ही लिस्ट आए। और देखिए, आप कोशिश आप ऐसे करिएगा कि राहुल गांधी कम से कम 4 बजे सुबह को निकलें और मल्लिकार्जुन खड़गे उसके बाद निकलें, तभी कोई बात बन पाएगी, तभी कोई हेडलाइंस बन पाएंगी, वरना तो बात बनेगी नहीं। डॉक्टर पूजा, इसलिए तो हमें रात में 12 बजे मीटिंग शुरू करनी पड़ेगी, और फिर हम 4 बजे निकलेंगे। ये कोई नहीं देख रहा है कि कैम्ब्रिज से आते ही राहुल जी दूसरे दिन धौलपुर चले गए, और दूसरे दिन से ही उन्होंने यात्रा शुरू कर दी। और ये कोई नहीं देख रहा है कि राहुल जी पैदल 4000 किलोमीटर की यात्रा किए थे पिछले 4 महीनों में। तब किसी ने बात नहीं की, तब किसी ने यशोगान नहीं किया कि देखिए कितना मेहनती बंदा है, दिन में 40-40 किलोमीटर चलता है। पर ये जो पूरा जो ये प्रपंच रचा गया था, ये 12 बजे शुरू होकर 3 बजे, ये हास्यास्पद भी था और ये सैड भी है। मतलब मुझे लगता है दुखद भी है कि देश जिस स्थिति से गुजर रहा है, वहीं पे कानपुर की बच्चियों की खबर आ रही है, पर उससे ज्यादा मीडिया में प्रधानमंत्री जी 3:15 बजे तक मीटिंग ले रहे हैं, इसने स्पेस लिया हुआ है। तो ये बहुत ही दुखद था और एक तरीके से हास्यास्पद भी था। पर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ये वाली परसेप्शन बिल्डिंग करेगी। शाम को 6 बजे मीटिंग है, देखिए कब तक चलती है। 3 बजे तक जाए तो अच्छी बात है, हमें भी चेयर करने मिलेगा कि देखिए कितनी मेहनत करते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। क्या समीर जी, ये इस तरह की जो परसेप्शन है, इस तरह की परसेप्शन में हम ये देखते हैं, आप उसको अच्छा मान सकते हैं, बुरा मान सकते हैं। उनके जो भक्त हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो उनकी इसी बात पर तारीफ करते हैं कि 18-18 घंटे जो हैं मोदी जी काम करते हैं, और वो खुद फिर इस बात को कहते हुए नजर आते हैं। उनके तमाम भाषणों को आप उठा के देख लीजिए, पुराने नए हर तरह के, उसमें सिर्फ मैं होता है, उसमें मोदी कर रहा है, मोदी ने ये किया, मोदी आपको अनाज दे रहा है, मोदी आपको सोने नहीं देगा भूखे पेट, मोदी आपके साथ न्याय करेगा, मोदी काम कर रहा है, मैं अपने आप को खपा रहा हूं, और इसलिए खपा रहा हूं ताकि आपके को कोई नुकसान ना हो या आपके साथ कोई मुश्किल ना खड़ी हो। वही मोदी जी 45 साल की में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और महंगाई को नहीं देख पाते हैं। वही वो ये नहीं देख पाते हैं कि देश का कितना बड़ा वर्ग है जो खाली पेट सोता है। ये, और मोदी जी रात को देखिए 3 बजे तक उन्होंने मीटिंग ली, और उसके बाद देखिए सुबह ही वो निकल गए अपनी रैली के लिए। ये तमाम चीजें जो की जाती हैं, इसका असर तो देखने के लिए मिलता है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इन तमाम चीजों में थोड़ी पिछड़ जाती है? वो मुद्दे तो असल उठाती है, लेकिन जो परसेप्शन बनाना होता है वो बहुत देर तक नहीं बन पाता है। एक मुद्दा उठता है, ऊंचा जाता है, और लेकिन फिर एकदम से धड़ाम हो जाता है। ये 3 बजे तक मीटिंग में शामिल होना, 4 बजे सुबह तक काम करना, 18 घंटे काम करना और झोला लेकर के बचपन बिताना, ये सारी चीजें परसेप्शन बिल्डिंग का काम नहीं करती। ये सारी चीजें जो है वो तमाम जो दूसरे मुद्दे हैं, जो कि या तो विपक्ष के लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं या फिर वो सरकार को घेरने वाले मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए सब चीजें की जाती हैं।
कांग्रेस पार्टी के जब इसका घोषणा पत्र का जिक्र हो रहा है और उसमें चीजें वो फाइनल शेप उसको मिल रहा है, उसकी कुछ बातें मीडिया के जरिए सामने आ रही हैं, बाहर आ रही हैं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, उन सारी चीजों को कैसे कम से कम पब्लिक के बीच में जाने दिया जाए, तो उसके लिए इस तरह का कैंपेन शुरू कर दिया जाता है। तो इसके ऐसा नहीं कि ये सब केवल परसेप्शन बनता भी है, उससे लोगों का बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन है क्या कि आप और उसी में मीडिया का पूरा इस्तेमाल हुआ करता है। और लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने सब के बाद भी प्रधानमंत्री जी को यह कहना पड़ता है कि मैं जो कुछ बोलता हूं उसको मीडिया दिखाता नहीं है। उन्होंने एक तेलंगाना की रैली में ही शायद कहा, मुझे लगता है कि मैं यहां जो कुछ भी बोल रहा हूं वो ये मीडिया नहीं दिखाएगा। कई बार तो जो लोग इस तरह से नहीं, जैसे कृष्ण बिहारी नूर साहब का एक शेर है कि सच घटे या बढ़े सच ना रहे, झूठ की तो इंतहा ही नहीं। तो जो लोग नहीं बोलते होंगे झूठ या इस तरह की बातें नहीं कर पाते होंगे, उनको लगता होगा कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे बोल कैसे सकता है कि जो मीडिया 24 घंटे वो केवल और केवल आपके बारे में, अगर आप आकाशवाणी दूरदर्शन कभी सुन लें, गलती से एक समय था कि हम लोग भाषा सुधारने के लिए वही सुनते, सुनील शुक्ला जी ने तो पूरा अपना एक जीवन उसी में बिताया है, खपाया है। अगर आप उसकी न्यूज सुन ले तो आप बोर होकर के छोड़ देंगे कि उसमें केवल और केवल प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, बीच में अगर राष्ट्रपति कुछ एक आध दो लाइन आ जाएगी, उसके बाद स्पोर्ट्स की खबरें और पूरा बुलेटिन खत्म हो जाएगा 15 मिनट का। और उसके अलावा वो तो सरकारी मीडिया है, करे भी, लेकिन जो दूसरा जो मीडिया है, जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर नहीं है, प्राइवेट मीडिया है, उसका हाल हम लोगों ने देखा है। इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री जी को यह शिकायत है कि मेरी बात दब करके रह जाती है, तो मुझको लगता है कि इसका मतलब अभी मीडिया से उनको और भी ज्यादा उम्मीदें हैं कि वो हमारी बातों को और दिखाए, थोड़ा अभी वो कमी है। तो ये चीजें क्या है कि अब जो बात हो रही थी कि ये सब जो बीच में लाई जाती हैं कि उन्होंने ये किया, 3 बजे तक मीटिंग की, तो परसेप्शन बनाने से ज्यादा इनका मकसद ये होता है कि ये लोगों का ध्यान भटकाए, तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाए। अब आप देखेंगे कि जब संदेश खाली में प्रधानमंत्री जी रहेंगे तो उस मुद्दे को पूरी तरह से दिखाया जाएगा, उसको नहीं ढकने की कोशिश की जाएगी, चाहे बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, देश में कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर कोई चीज है, मुझे एक बात याद आती है कि 2019 के पहले की बात है, 2019 के चुनाव से पहले की बात, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की वो पहली रैली हो रही थी, शुरुआत हो रही थी, लखनऊ जा रही थी, सुनील शुक्ला जी को भी शायद याद हो। और उसके ठीक जिस दिन उनकी थी लखनऊ में मीटिंग और एक रोड शो था, उस दिन वहां के सारे अखबारों के फ्रंट पेज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पता नहीं कितने दिन पूरे करने का विज्ञापन दिया था। मतलब 6 साल भर पूरा करने का होता है, 2 साल का होता है, 100 दिन पूरा करने का होता है, लेकिन वो 22 महीने शायद कुछ ऐसे था कि उसको पूरा करने का उसने विज्ञापन दिया था। देख करके भी हैरानी, लेकिन विज्ञापन देने वालों को हैरानी नहीं रही होगी, क्योंकि उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट उनके जो समर्थक वर्ग है उसमें क्या उसका जाना है। और दूसरी बात ये कि जो दूसरा आ रहा है वहां पर कैंपेन करने, ताकि उसकी खबरें कुछ भी हो, कितना भी छपे, कम से कम फ्रंट पेज पर तो ना आने पाए। तो ये इस तरह की चीजें, ये परसेप्शन बनाने से ज्यादा ये होता है कि किसी दूसरे मुद्दे जो हैं वो पब्लिक डोमेन में आने ही न पाए, उनको रोकने की कोशिश की जाती है इस तरह की चीजों में भ्रमित करके। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और लास्ट कमेंट संक्षेप में, वक्त की कमी है सुनील जी, मैं आपसे लेना चाहूंगी कि अभी फिलहाल आप क्या देख रहे हैं? एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं एक पूरी रफ्तार में नजर आ रहा है। आज की खबर है, उससे पहले भी खबर थी कि महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर जो विकास अघाड़ी है, यानी कि जो गठबंधन के दल है वहां पर, उनमें पूरी तरीके से बात बन गई है। वहीं हम ये देख रहे हैं बिहार से लेकर और महाराष्ट्र तक
पूरी की पूरी खलबली जो है वो मची हुई है एनडीए गठबंधन में, और समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से इसको सुलझाया जाए, कौन सा फॉर्मूला है सेट किया जाए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मांग है वहां पर। और हर कोई, जहां बीजेपी ये चाहती है कि सबसे ज्यादा सीटों पर वही लड़े, तो वहीं पर तमाम दूसरे दल हैं जिनका अपनी अपनी मांगे हैं, जिसको सुलझा पाना अभी मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि बीजेपी के पास वो तमाम हथकंडे मौजूद हैं जिससे वो इसको सुलझा लेगी। लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति आपको क्या नजर आती है इंडिया और एनडीए की, अगर जब हम बात करते हैं, संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी। नहीं, एक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता किसी भी अन्य दल की तुलना में बहुत बेहतर है। लेकिन अन्य दल एकदम पीछे हैं ऐसा नहीं है। सबसे पहले अगर आप बात कीजिए तो अपने उम्मीदवारों की घोषणा समाजवादी पार्टी ने की उत्तर प्रदेश में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आई। दूसरी चीज, आप एक बात कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने निर्णय बड़े सोच समझ के करती है, कई स्तरों पर विचार करती है, एक व्यापक चर्चा करने के बाद निर्णय लिया जाता है, जिसमें वो भी है कि मीटिंग 4 बजे तक भोर तक चलती है, 5 बजे भोर तक चलती है। लेकिन वह निर्णय 195 लोगों की लिस्ट आई, जिसमें लिस्ट जारी होते ही 2 लोगों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो किस तरह का विमर्श है ये? किस तरह के तथ्य जुटाए गए थे? किस तरह की बातें की गई थी? उम्मीदवारों का चयन किस आधार पर किया गया था? आपकी सक्रियता कितनी प्रभावी है, कितनी तार्किक है, कितनी निर्णायक है, ये भी मायने रखता है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं, जो सक्रियता है, वह अन्य किसी भी दल की तुलना में एक दल के रूप में बहुत बेहतर चल रही है, कोई दो राय नहीं इसमें। लेकिन इंडिया दल समूह पीछे नहीं है। इंडिया दल समूह की जो अपनी सक्रियता है, अब इंडिया दल समूह ने विभिन्न राज्यों में जहां पे गठबंधन में है, तमिलनाडु में गठबंधन में है, कोई संकट नहीं है, झारखंड में गठबंधन में है, कोई संकट नहीं है, बिहार में गठबंधन में है, कोई संकट नहीं है, महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में है, कोई संकट नहीं है। जहां ये गठबंधन में पहले से हैं, उन सब जो चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी और इंडिया दल समूह का अंतर आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में गठबंधन में है, बावजूद इसके वहां टिकट बंटवारे को लेकर संकट है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस भी गठबंधन में है, लेकिन वहां टिकट बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है। दोनों फर्क यह है, अगर आप अपने सहयोगियों के साथ एक बेहतर रवैया अपनाते हैं तो मुझे लगता है कि वह किसी गठबंधन के लिए बहुत ही प्रभावकारी और निर्णायक होता है। एक बात आप कर रही थी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के बारे में। मैं नहीं जानता कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे राहुल गांधी, मेरी अपनी समझ कहती है कि राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए, प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए। जब किसी दल विशेष का बड़ा नेता किसी इलाके से अपना चुनाव लड़ता है वो, तो उसका असर व्यापक रूप से उस पूरे राज्य में पड़ता है। और ये दोनों की दोनों सीटें ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस परंपरागत रूप से जीतती रही है। निजी तौर पर जो पिछला 2019 का चुनाव है जिसमें राहुल गांधी चुनाव हार गए थे, वह मैं राहुल गांधी के खिलाफ कोई जनादेश नहीं मानता, यानी कि लोगों की नाराजगी का प्रतीक नहीं था। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस ने उस चुनाव को बेहतर तरीके से संचालित नहीं किया। चुनाव लड़ना भी एक प्रबंधन है, चुनाव का संचालन करना भी एक प्रबंधन है। उस प्रबंधन की चूक भी कई बार आपको इस तरह के राजनीतिक परिणाम को देखने के लिए विवश कर देते हैं। कोई ऐसा नहीं था कि राहुल गांधी को लेकर कोई बहुत विरोध हो रहा हो। निश्चित रूप से सोनिया गांधी का जो जीत का अंतर है वो घटा है, लेकिन लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं ऐसा नहीं है। आज भी सोनिया गांधी का संबंध रायबरेली के लोगों से बहुत बेहतर है और बहुत बेहतर संवाद रहा है। और अगर आप ये कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी उम्मीदवार नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी का चुनाव संचालन अगर व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे तो प्रियंका गांधी के हाथों में रहा है। मेरी अपनी समझ है कि शायद कोई ऐसा पोलिंग बूथ हो उस रायबरेली क्षेत्र का जिनके कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद प्रियंका गांधी का ना हो। तो अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय बनाने, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने, भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ एक आक्रामक तरीके से चुनाव अभियान को संचालित करने और पूरे राज्य में, कम से कम उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य में गठबंधन की सक्रियता को बनाए रखने के लिए इन दोनों नेताओं को इन दोनों विधान संसदीय क्षेत्रों में अपनी उम्मीदवारी रखनी चाहिए। और यह कम से कम एक इंडिया दल समूह के लिए एक बहुत ही बेहतर राजनीतिक निर्णय होगा।
हमारे जी। जैसे लोगों की बात कोई, हम लोग कौन होते हैं बात करने वाले, कितनी सुनी जाएगी। लेकिन मेरी 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 मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि उनको लड़ना चाहिए वहां से। और जी। इसका इसका व्यापक असर होगा, न केवल उस संसदीय क्षेत्र में, ये भी कारण है कि उस पूरे राज्य में इसका असर होगा। बात केवल यही है कि जी, इंडिया बिल्कुल। गठबंधन पर मैंने माहौल बनाने में एनडीए के लोग बहुत सक्रिय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनकी सक्रियता, उनकी बातों का एनालिसिस भी किया जाना चाहिए। 400 जी, बिल्कुल। सीटें जी वही राजनीतिक दल या वही गठबंधन चुनाव जीत सकता है जो इस राज्य के 28 राज्यों में चुनाव जीते। अगर वो 28 राज्यों में चुनाव नहीं जीतता तो 400 का सपना है, दूर दूर तक सपना है। और कम से कम आधा दर्जन से अधिक ऐसे राज्य हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, खाता खोलने की स्थिति में नहीं है। तो ये तो बातें कहने की है, केवल बात कहने की है। जी। जी, ज़ाहिर सी बात है, हर कुछ दिन बाद एक जुमला जो है वो छेड़ा जाता है और वो जुमला ही जो है वो छेड़ा गया है और उसके बीच जो भी चुनावी खेल है वो कैसे किया जाए और अगर वो जो चुनावी खेल किया जाए और उसमें लोगों को किस तरह से यकीन में लाया जाए, वो भी एक तरह की पटकथा इसके बीच में लिखी गई है। आपको पता है ईवीएम से लेकर तमाम चीजों पर सवाल लगातार उठते रहे हैं और खुद बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी तब उसने सवाल उठाए थे और अभी चंडीगढ़ का जो मॉडल है वो सबके सामने है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की हत्या से लेकर तमाम चीजें इसको लेकर कही थी और किस तरह से बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन कुछ भी किया जा सकता है, बीजेपी है तो वो कुछ भी कर सकती है, ये लोगों के जहन में जरूर एक सवाल है। देखना होगा घोषणा पत्र जब आएगा और सीईसी की जब कल मीटिंग होने जा रही है, क्या पहली लिस्ट जारी होती है। पहली लिस्ट में बीजेपी के तो अमित शाह से लेकर तमाम जो बड़े चेहरे उनके नाम हमने देखे थे, पता चल गया था कि वो एक बार फिर से 19 सीटों से चुनाव लड़ने जा रहे। देखना होगा कल क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लेकर, मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर क्या कुछ बड़े ऐलान किए जाते हैं, क्या वो पत्ते जो है वो खोले जाते हैं, उसका इंतजार होगा। और घोषणा पत्र का भी बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।